नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम गोपाल गुप्त, प्रधानाचार्य मूलचंद इंटर कॉलेज सैनपुर परासौली मुजफ्फरनगर। जैसा आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति है और ऐसी स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के सभी अधिकारी यह नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई बाधित हो। इसी के क्रम में आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने मुजफ्फरनगर के लोकल चैनल के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने का प्रयास किया है और उसी क्रम में मैं प्रस्तुत करता हूं आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय के अंतर्गत गद्य खंड से प्रथम पाठ आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता। पाठ शुरू करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण पूरे ज़िले में लॉकडाउन की स्थिति है। हमारा ज़िला अभी रेड जोन में है, अतः आप सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और बाहर निकलें तो मास्क अवश्य पहनें। अब हम आते हैं अपने विषय पर। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक महत्वपूर्ण निबंध है जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की दृष्टि में रखकर ही लिखा गया है। यह परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जीवन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण निबंध है। निबंध पर बात करने से पहले हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं लेखक के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के मूर्धन्य आलोचक एवं श्रेष्ठ निबंधकार हैं। इनका जन्म बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था सन 1884 ईस्वी में। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल जो एक सुपरवाइजर थे। किन्हीं कारणों से इनकी उच्च शिक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन स्वाध्याय के बल पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। इनके जीवन का प्रारंभ इनकी रुचि के अनुसार मिर्जापुर के एक मिशन स्कूल के अध्यापक पद से हुई और स्वाध्याय और लगातार पत्र पत्रिकाओं में लिखने के कारण इनकी ख्याति पूरे क्षेत्र में फैली। फिर ये आगे चलकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के हिंदी विभाग के प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। बाद में उसी विश्वविद्यालय में श्याम सुंदर दास जी के सेवानिवृत्त होने के बाद हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष पद को सुशोभित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लगातार अपने लेखन से हिंदी साहित्य की सेवा करते रहे। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर आलोचना के क्षेत्र में लेखकों का मार्गदर्शन किया, इतिहास के क्षेत्र में लेखकों का मार्गदर्शन किया। आपके निबंध हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल सन 1941 ईस्वी में सदा के लिए अमर हो गए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख कृतियां: निबंध चिंतामणि भाग 1, भाग 2, रस विचार विथि, इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, आलोचना, रस मीमांसा, सूरदास
और त्रिवेणी। इसके अलावा आपने संपादित किया बहुत से ग्रंथों को, जिसमें जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी नागरी विचारणी पत्रिका और आनंद कादम्बिनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके अलावा कई भाषाओं के ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया, जिसमें मुख्य रूप से मेगास्थनीज का भारतीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित जो इनका काव्य है। शुक्ल जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध, परिष्कृत हिंदी खड़ी बोली है। आपकी शैली सुगठित है, कहीं भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता। यह रही बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। अब हम बात करते हैं निबंध के बारे में। मित्रता। इस निबंध में आप 2-3 महत्वपूर्ण बात जानेंगे और उसी की दृष्टि में रखकर आप इस निबंध को पढ़ेंगे तो पूरी तरह से आप इस निबंध को समझ जाएंगे। पहली बात, आचार्य शुक्ल जी ने मित्रता की आवश्यकता और उसके महत्व को बताया है। एक मित्र की हमारे जीवन में क्या आवश्यकता होती है और कितना उसका महत्व होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस निबंध में एक अच्छे मित्र के गुण और उसके दोषों को बताया गया है, साथ ही मित्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में बताया गया है। और हम जानेंगे इस निबंध में संगति का क्या प्रभाव होता है, अच्छी संगत और बुरी संगत का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर हम इस निबंध को पढ़ते हैं। आइए कुछ महत्वपूर्ण अंशों को हम आपके सामने पढ़ते हैं यहाँ और उसको व्याख्यायित करते हुए इस निबंध की एक सार हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके बाद आप उस निबंध को पूरी तरह से समझ जाएंगे। सबसे पहली बात, आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि जैसे ही विद्यार्थी घर से बाहर निकलकर कॉलेज के जीवन में प्रवेश करता है तो वो नए नए लोगों के संपर्क में आता है और उसे मित्र बनाने की एक धुन सी सवार होती है। जो भी थोड़ा सा हंसमुख हुआ, बातचीत करने में कुशल, उसी को वो अपना मित्र समझने लगता है, जबकि ऐसा नहीं है। मित्र बनाने से पहले हमको कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। ये समझाते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कोई घोड़ा भी खरीदता है तो उसको भी देख परख कर खरीदता है, और कितनी विडंबना की बात है कि आप मित्र बनाते हैं तो उसके बारे में भी ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो किसी को आप अपना मित्र बनाएं तो उसके बारे में थोड़ा सा समझें, समय दें, फिर आप उसको अपना मित्र बनाएं। क्योंकि मित्र सिर्फ थोड़े दिन के लिए नहीं होता, बहुत बार मित्र तो हमारे पूरे जीवन भर के लिए जुड़ जाता है। यही मित्रता का महत्व है। वे कहते हैं कि मित्र जीवन की औषधि है। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। यानी अगर एक विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो वो औषधि की तरह कार्य करता है। जिस तरह से औषधि हमारे रोगों को दूर कर देती है और हमें स्वस्थ बनाती है, उसी तरह एक विश्वास पात्र और अच्छा मित्र हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करता है और हमें अच्छे कार्यों में लगाता है। फिर वे आगे बताते हैं कि मित्र जरूरी नहीं है कि वो हमारे स्वभाव का हो। दो अलग अलग स्वभाव वाले लोगों में भी खूब मित्रता देखी गई है, जैसे राम और लक्ष्मण की मित्रता, राम और सुग्रीव की मित्रता, दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। ये ऐसे उदाहरण हैं जिनके गुणों में काफी भिन्नता थी, लेकिन ये परस्पर मित्र थे और इनकी मित्रता निभी भी खूब। बहुत बार हम ऐसा सोचते हैं कि जो हमारे जैसा है वही हमारा मित्र हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। वे कुछ मित्र के आवश्यक गुण बताते हैं और कहते हैं कि जो एक अच्छा मित्र है वो सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है
जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, वो हमारे भाई के समान होता है जिसे हम प्रीति का पात्र बना सकें। ऐसा मित्र हमारी हानि लाभ को अपनी हानि लाभ समझता है। यह आवश्यक है कि जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वह गुण हो, जैसे निर्बल बली का गुण, धीर उत्साही का। ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाना चाहता है। मित्र के कर्तव्य इस प्रकार बताए गए हैं। उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम निज सामर्थ्य से अधिक कर जाओ। यानी जब भी हम कोई बड़ा कार्य कर रहे हैं, हमारा जो सच्चा मित्र है वो हमको साहस दिलाएगा, हमारा उत्साहवर्धन करेगा और उत्साहवर्धन के फलस्वरूप हम अपनी क्षमता से अधिक भी कर जाते हैं। एक जो सच्चा मित्र होता है वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आपके साथ सदैव खड़ा रहेगा। तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपत काल परिकिह उचारी। यानी धीरज जो हमारी धैर्य होती है, धर्म, मित्र और अपनी पत्नी, इनकी जो परीक्षा होती है वो विपत्ति के काल में ही होती है, जो वास्तव में हमारे सच्चे हैं कि नहीं है। तो सच्चे मित्र की भी परीक्षा विपत्ति काल में होती है। वह आपके साथ खड़ा रहेगा, भाग खड़ा नहीं होगा। तो ऐसी मित्रता प्रत्येक युवा पुरुष को करनी चाहिए। ऐसे मित्र की तलाश करनी चाहिए और खुद ऐसा मित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। आगे वे संगत के प्रभाव के बारे में बताते हैं इस निबंध में कि संगति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। युवा पुरुष बहुत अधिक समय अपने मित्र के साथ बिताता है, उसकी संगत में रहता है, तो इसलिए जैसा मित्र होगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर मित्र अच्छा होगा तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और बुरा होगा तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। मित्र हमारे जीवन को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। और संगत के प्रभाव के बारे में रहीमदास जी का एक कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसे ही फल दीन। स्वाद की एक बूंद जो 3 प्रभाव दिखाती है अपना, ये वही बूंद कदली पर यानी केले पर पड़ जाती है तो कहते हैं कि कपूर बन जाती है, और वही बूंद यदि सांप के मुंह में पड़ जाती है तो जहर बन जाती है, और वही बूंद यदि सागर में पाई जाने वाली सीप में पड़ जाती है तो मोती बन जाती है। एक ही व्यक्ति पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है उसकी संगत के कारण। तो संगति का तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। और जिनकी अच्छी संगति होगी वे लगातार अपने जीवन में विकास करेंगे, उन्नति करेंगे, और जिनकी बुरी संगति होगी वो लगातार बुरे कार्यों में लिप्त होते चले जाएंगे और फिर उससे निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अच्छे कार्य और बुरे कार्य में सबसे जो बड़ी बात है कि अच्छे कार्य और अच्छी आदतें अगर हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं तो उसको बड़ा मुश्किल से ला पाते हैं, मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, और बुरी आदतें या बुरी बातें हमारे जीवन में जल्दी आ जाती हैं। जैसे फूहड़ गीत आप जल्दी याद कर लेते हैं, और यदि कोई श्लोक याद करना हो, विज्ञान की कोई परिभाषा याद करनी हो, गणित का कोई सूत्र याद करना हो, तो उसको याद करने में काफी समय लग जाता है। आप एक और उदाहरण से समझें कि स्वच्छता हमको करनी पड़ती है और गंदगी अपने आप होती है। यदि हमारा घर बंद रहे, हम कोई गंदगी न करें, फिर भी 1-2 दिन में देखेंगे कि धूल जम जाएगी। गंदगी अपने आप हो जाती है, लेकिन सफाई तो करनी ही पड़ेगी। इसी तरह हमको अपने अंदर की सफाई करनी पड़ती है, अपनी बुरी आदतों को त्यागना पड़ता है और अपनी अच्छी आदतों को
अपने जीवन में उतारना पड़ता है, उसको लाना पड़ता है, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। वे एक कहानी बताते हैं इस निबंध में कि मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस कभी कभी सब काम छोड़कर अपने साथियों के साथ बीमारी का बहाना बनाकर जुआ खेलता था, शराब पीता था, यानी व्यसन में लगा रहता था। एक बार उसके पिताजी उससे मिलने के लिए जाते हैं और उसको किसी तरह से पता चल जाता है। वो तुरंत ही अपने साथियों को वहां से बाहर निकालता है। जब उसके पिताजी जाते हैं उससे मिलने, देखते हैं तो स्वस्थ था। पूछते हैं, कहते हैं पिताजी बीमारी ने मुझे अभी छोड़ा है। उसके पिताजी कहते हैं हाँ, वो मुझको बाहर मिला था। तो कुसंग का ज्वर एक महत्वपूर्ण सूक्ति है। इस कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्तियों का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैर में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में ले जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। बुराई जो है हमारे अंदर अटल भाव धारण करके बैठती है और बहुत दिनों तक निकाले से नहीं निकलती। इसलिए बुरी संगत से बचिए, इसी में भलाई है। एक जो लास्ट अंतिम पंक्तियों में वो बात कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि कीचड़ में पैर रखने में हमको एक बार ही बुरा लगता है, लेकिन जैसे ही हम पैर रखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं तो चलते चले जाते हैं, फिर हमको कीचड़ में कोई बुराई नजर नहीं आती। उसी तरह बुरी आदतें या बुरी बातें एक बार ही हमको बुरी लगती हैं, लेकिन जैसे ही हम उसमें घुल मिल जाते हैं तो वो हमारे लिए बुरी नहीं लगती हैं, वो हमारे जीवन का अंग सी बन जाती हैं। इसलिए हम बुराई से जब तक बचे रहें वही अच्छा है। बहुत लोगों को बड़ा कभी कभी अभिमान सा हो जाता है, अहंकार सा हो जाता है, नहीं कहते हैं हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा बुराई का, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप बुरे लोगों की संगति में जाएंगे तो उसका तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। थोड़ी ही देर के लिए वो आपकी चित्तवृत्तियों को बदल देगा और आपको जो पहले बातें बुरी लगती थी उनमें बुराई नहीं दिखेगी। इसलिए आवश्यक है कि हम अच्छी संगति में रहें और बुरी संगति से बचें। एक कहावत है कि काजल की कोठरी में कैसे हूँ सयानो जाए, काजल की एक लीक लागे हैं पे लागे हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई अगर काजल की कालिख की कोठरी है तो उसमें कितना भी सयाना, कितना भी विद्वान, कितना भी समझदार व्यक्ति क्यों न जाए, कहीं न कहीं काजल की लीक यानी कालिख लग ही जाएगी, निश्चित रूप से लग जाएगी। आप इससे नहीं बच सकते। बहुत बहुत धन्यवाद।